हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये जो सब्जेक्ट है ये हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ ये हमें पॉलिटिकल साइंसेस में भी देखने को मिलता है। ये मेनली हमारा पॉलिटिकल साइंसेस का चैप्टर है, लेकिन ये हमारा सोशियोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमें जानना ज़रूरी है। हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, उसका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, इंडिया का जो प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ये सारे चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में जानना होता है। इसलिए ये जो बुक है या फिर चैप्टर है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास में हम पहले डिस्कस करने वाले हैं लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम किस तरीके का स्टेप्स देखते हैं, किस तरीके से हमारा जो नेशनल मूवमेंट्स है वो हुए थे। आज के क्लास में हम मेनली कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं पहले देख लेते हैं। आज का जो क्लास है ये मेनली हमारा ओवरव्यू क्लास है। यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे कि ओवरव्यू के क्या क्या मूवमेंट्स है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो हुआ था। हम पहले देखेंगे बिगिनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, वहाँ पर जो हमारा पीजेंट्स है वो किस तरीके से एंट्री लेते हैं, जो हमारा मेन जो एक इंडिपेंडेंट का जो स्ट्रगल है वो किस तरीके से डेवलप होता है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, यानी कि इंडियन म्यूटिनी या फिर हम इसको कहते हैं सिपाही विद्रोह, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे स्टेप्स एगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के एगेंस्ट क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। जो भी कुछ थिंकर्स है, नेशनलिस्ट लीडर्स है, ये सारे लोगों ने किस तरीके से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन किया है। फिर देखेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारा जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ पकड़ के ही हमारा जो सारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो उभर कर आए थे, इसलिए इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे हमारे गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या है, महात्मा गांधी ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है चीज़ों को। फिर देखेंगे हमारा जो कराची रेजोल्यूशन था वो किस तरीके से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट को रीडिफाइन करता है, इसको किस तरीके से पेज देता है। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं जिनसे आप स्टडी कर सकते हैं। ये जो कंटेंट्स है ये इग्नो के साथ साथ नेट, स्लेट, UPSC, CUET, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं बिगिनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। हमारा जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट है ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। ये ब्रिटिश रूल के तुरंत बाद ही ये हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स है ये चालू नहीं हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने के बाद लोगों को लगा के हमें नेशनल मूवमेंट करना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे वेरियस स्टेजेस है। हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट है यहाँ पर बहुत सारे स्टेजेस है। जैसे अगर कोई हम सिपाहीज़ की बात करें, जो लोग उनके लिए ब्रिटिशर्स के लिए ही काम कर रहे हैं, या फिर पीजेंट्स हो या फिर एलाइट्स हो, जो भी बड़े लोग हो, सारे लोग अलग अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। अलग अलग स्टेजेस में हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं जब भी हमारा बिगिनिंग का जो बात करते हैं, अगर हमारा बिगिनिंग का बात करते हैं तो हमारा जो वायोलेंट रेजिस्टेंस है ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो हम देखते हैं 1857 में। इसके साथ साथ बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जिन लोगों ने अपने लिए अपने को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे डिफेंसिव मूवमेंट्स किए हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। ये सारे जो मूवमेंट्स हैं
पहले के स्टार्टिंग में मेनली ये सारे चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से ही ये सारे मूवमेंट्स हो रहे थे। यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है स्टार्टिंग का जो है द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको इंडियन म्यूटनी भी कहा जाता है या फिर फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये जो फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है ये मेनली हमारा जो सिपाहीज थे या फिर जो भी सैन्य थे, ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, ट्रूप्स थे, वो लोग इसको किए थे कि उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही उनके चीज़ों को लेकर रिवॉल्ट कर दिया था। ये इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, हम रीजंस में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। ये जो चीज़ है ये हमारा 1857 में स्टार्ट हुआ था इंडियन म्यूटिनी, और ये शुरू हुआ था हमारे मेरठ में, जहाँ पर इन सर्विस ट्रूप्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। ये उसके बाद मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में भी फैल गया था। फिर देखते हैं हमारा पीजेंट स्ट्रगल। पीजेंट्स किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। बाकी जो सारे मूवमेंट्स है वो एक तरफ होते थे और जो पीजेंट के स्ट्रगल है वो दूसरी तरफ, क्योंकि बाकी सारे स्ट्रगल्स हम मेनली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से देखते हैं, लेकिन ये जो पीजेंट स्ट्रगल है इसका जो क्लियर मोटिव है वो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ये मेनली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की वजह से ही इनका स्ट्रगल होता था। इनका लैंड ऑप्रेस किया जाता था, इनको ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, इसलिए ये लोग फॉरिजिनर जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ अपना जंग छेड़ दिए थे। उनके खिलाफ बहुत सारे चीज़ें करने लगे, बहुत सारे चीज़ें वो लोग करने लगे और इकट्ठा होने लगे। इस तरीके से पीजेंट स्ट्रगल हम देखते हैं। पीजेंट स्ट्रगल में हमें याद रखना होगा जो भी सोशलिस्ट मूवमेंट या फिर जो भी मार्क्सिस्ट मूवमेंट वो मेनली हमारा पीजेंट स्ट्रगल में ही हम देखते हैं। यहाँ पर जो भी ज़मींदार या फिर मौजादार इनके खिलाफ ही इनका स्ट्रगल होता था, क्योंकि उनको मेनली ऑप्रेस करते थे ज़मींदार्स के पास ही सारे पावर्स होता, ज़्यादातर पावर्स होते थे कि उनको ऑप्रेस करने के लिए। ये इसलिए वो लोग अपने जीने के लिए ये स्ट्रगल्स कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने आप का एक जो जंग है, अंदरूनी जंग, ये छिड़ गया था। फिर देखते हैं हमारा स्टेप्स अगेन ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश हमारे जो इंडिया में पहले तो बिजनेस करने के लिए आया था, लेकिन वो लोग रूल करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग इंडिया को एक्सप्लॉयट करने लगे, इंडिया की चीज़ों को, इंडिया के जो लोग हैं उनको, सारे चीज़ों को वो लोग एक्सप्लॉयट करने लगे। इसके लिए धीरे धीरे करके इंडिया में उनके खिलाफ बगावत होने लगी, उनके खिलाफ लोग एकजुट होने लगे। इसलिए हम देखते हैं जो 1857 का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है या फिर इंडियन म्यूटिनी है, वहाँ से ही हमारा मेन फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है। उसके बाद 1815 से हम देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे। लैंडलॉर्ड्स का अलग ऑर्गेनाइजेशन, एलाइट लोगों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पीजेंट्स है उनका अलग ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा था और अपने हिसाब से मूवमेंट कर रहा था। यहाँ पर लैंडलॉर्ड भी गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके लैंड रेवेन्यूज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध दिखा रहे थे। वो लोग भी डिमांड कर रहे थे कि जो भी रेवेन्यू सिस्टम है वो कम किया जाए, उनको ज़्यादा एक्सप्लॉयट ना किया जाए। इसके लिए इंडिया का जो नेशनलिस्ट लीडर्स है, जैसे दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, आर.सी. दत्त, ये सारे लोग मिलकर क्रिटिसाइज करने लगे कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को। कॉलोनियल जो रूल है वो जिस तरीके से इंडिया का इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट कर रहा था, इसके बारे में, इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे और मूवमेंट्स भी स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी है, यानी कि इंडिया का जो गरीबी है, इसका मेन रीज़न ही है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन या फिर ब्रिटिशर्स के रूल्स। इसलिए उन लोगों ने बोला था कि अगर इंडिया में पॉवर्टी को ख़त्म करना है, गरीबी को ख़त्म करना है, तो ब्रिटिशर्स को बाहर
फेंकना होगा, ब्रिटिश के जो रूल है वो ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यही है हमारा मेन फ्रीडम स्ट्रगल का कारण, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि यहाँ पर जो सारे बड़े लोग हैं, जो एलाइट सेक्शन के लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर है, नॉलेज है, ये सारे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही एकजुट हो रहे थे। इसलिए यहाँ से ही हम मेनली हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो देखते हैं। यहाँ पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था। ये पहले जब फॉर्म हुआ था, ये मेनली हमारा एडुकेटेड लोगों के लिए, एडुकेटेड एलाइट जो लोग हैं उनके लिए ये तैयार हुआ था। इनका पहले जो बेसिक डिमांड था वो था इंडियन लोगों को भी जो भी सिविल सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, उनमें जगा दिया जाए। जो बड़े बड़े पोस्ट है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के द्वारा उनको वहाँ पर पोजीशन दिया जाए। इसके लिए ही मेनली हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार हुआ था। वहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि इंडियन नेशनल काउंसिल एक्ट 1861 में तैयार हुआ था। वहाँ पर सिविल सर्विसेज के बात की गई थी, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के बारे में बात की गई थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार हुआ था, और उनका मेन डिमांड ही था कि लोगों को, जो भी इंडियन लोग हैं, उनको सिविल सर्विसेज में इंडिया के जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उनमें जगह देने के लिए। इनिशियली हम देख सकते हैं वो लोग जो पीजेंट या फिर वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है उनको कंसिडर नहीं कर रहे थे। उनके हिसाब से ये सारे जो पीजेंट और वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम लोकल इश्यूज है। उनके हिसाब से मेन प्रॉब्लम ही है जो सोसाइटी में जो सीनियर गवर्नमेंटल सर्विसेज में पोस्ट हासिल करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी स्ट्रेटेजी अपना रहा था वो था पिटीशन और परसुएशन के द्वारा सारे चीज़ों को उनके ब्रिटिशर्स के पास पहुंचाना। वो लोग वायोलेंट रिवोल्ट या फिर प्रेशर, एगिटेशन, ये सारे चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनका मेन ही था कि हम शांति से चीज़ों को समझेंगे, शांति से ब्रिटिशर्स के सामने चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे ताकि वो लोग हमारे लिए वो सारी चीज़ें हमको दे दें। उनका मेन मोटिव ही था पिटीशन और परसुएशन के द्वारा चीज़ों को हासिल करना। यहाँ पर जो 1893 में कांग्रेस डिमांड कर रहा था, 1893 में जाकर उन लोगों ने कुछ कंसिडरेशन किया, जो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने उस टाइम पे 1893 में परमानेंट लैंड सेटलमेंट के खिलाफ लैंडलॉर्ड्स को बचाने के लिए, लैंडलॉर्ड्स जिस तरीके से हैरेस हो रहे थे उसके अगेंस्ट वो लोगों ने अपना डिमांड दिया कि नहीं, इतना ज़्यादा ऑप्रेस नहीं किया जा सकता, लैंडलॉर्ड्स को इतना हैरेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमें देखना होगा कि लैंडलॉर्ड्स हमारे जो एलाइट सेक्शन है उनके आसपास ही होते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो पीजेंट्स है, जो लेबरर्स है, उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया। यहाँ पर ये सारे जो डिमांड है, इसके अलावा भी धीरे धीरे करके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे डिमांड्स रखने लगे, और ये सारे जो डिमांड्स है ये मेनली पॉलिटिकल थे और एलाइटिस्ट थे। यहाँ पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पर मेनली पॉलिटिकल और एलाइटिस्ट जो भी ऊपर के लोग हैं उनके लिए ही सिर्फ डिमांड्स रखी जा रही थी। लेकिन जब से हमारे महात्मा गांधी जी का एंट्री हुआ इस नेशनल कांग्रेस में, तब से ये सारे सिनारियो चेंज होने लगे, वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होने लगे। यहाँ पर गांधी जी की एंट्री के बाद ही हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है कॉमन पीपल्स का, ये फोकस में आया। गांधी जी ने ही पहले जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, गरीब श्रेणी का लोग, पीजेंट्स या फिर लेबरर्स, इन सारे लोगों के बारे में बात करने लगे। गांधी जी ने ही पहले जो भी
कॉमन पीपल है उनको नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री दिलाई। उनका जो डिमांड है वो भी सुना गया। वो गांधी जी ही थे जिन्होंने पहली बार ये सारे चीज़ों के बारे में, कॉमन पीपल के बारे में बात किया। अब गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। गांधी जी ने तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। हमारे इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि उनका जो बिगिनिंग है वो कौन सी जगह से हुआ था, उन्होंने पहले कौन से मूवमेंट्स किए थे। हम पहले देखते हैं कि चंपारण मूवमेंट, बिहार में जो चंपारण था वहाँ पर एक मूवमेंट उन्होंने किया था। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था ये। जो पीजेंट्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। वो लोग इंडिगो प्लांटर्स थे, जो नील चाष होता था वो कर रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। यहाँ पर गांधी जी की एंट्री हुई और चंपारण बिहार में गांधी जी की एंट्री के बाद ही, गांधी जी आने के बाद ही ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगी। उसके बाद देखा जाता है कि उन्होंने सत्याग्रह किया था गुजरात में, गुजरात खारिया में उन्होंने सत्याग्रह किया था। ये सत्याग्रह मेनली था हाई लैंड डिमांड के हिसाब से, मैंने लैंड रेवेन्यू ज़्यादा था, इसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। और उसके बाद हम देखते हैं साराभाई टेक्सटाइल मिल्स इन अहमदाबाद, वहाँ पर भी लेबर डिस्प्यूट चल रहा था, वहाँ पर भी उन्होंने जाके काम किया था। उन्होंने बेसिकली ये सारे चीज़ें जहाँ पर लेबर्स, पीजेंट्स, इन सारे लोगों के बीच में जाकर उनके साथ चीज़ों को काम किया था। और बहुत सारे ये जो तीन मेन हमारे चीज़ें हैं, स्ट्रगल है, ये इन तीनों जगहों पर मेनली उन्होंने थोड़ा बहुत अपना इन्फ्लुएंस दिखाया था और ये सक्सेसफुल भी हुआ था। यहाँ पर हमें देखना होगा अहमदाबाद का जो साराभाई टेक्सटाइल मिल्स है, इस यहाँ का जो लेबर डिस्प्यूट है, इसके बाद ही उन्होंने अपना जो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, उन्होंने थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप दिया था। अब देखते हैं हम थोड़ा कराची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। यहाँ पर जो कराची रेजोल्यूशन है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का, ये 1931 में हुआ था और ये फर्स्ट क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंटेंट्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट था। यानी कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके बारे में क्लियर एक स्टेटमेंट है, जो हमारा सोशली हम किस तरीके से चेंज होंगे और हमारा इकोनॉमिक किस तरीके से चेंज होगा, ये सारे चीज़ों के बारे में ये पहला मूवमेंट है। क्लियर स्टेटमेंट एक मूवमेंट है। यहाँ पर जो लोगों का इकोनॉमिक लाइफ है उसके बारे में डिस्कस किया गया, जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है इनके बारे में डिस्कस किया गया, और जो लोगों का डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा एम्फासाइज किया गया है चीज़ों को। इसलिए कराची रेजोल्यूशन जो है यही हमारा पहला क्लियर स्टेटमेंट है जहाँ पर हमारा फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बात किया जा रहा था। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर करोगे तभी उनको पता चलेगा कि आप उनके लिए केयर कर रहे हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।